स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग टर्म 1 का चैप्टर 6 जिसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस लाइव सेशन में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लाइव सेशन को, आज की इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया के अकाउंट से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे बाकी के लाइव सेशन हुए हैं, बाकी की जो वीडियोज़ हैं, वैसे ही ये भी है कि जिस तरह से मैं आपको पहले प्रश्न बताऊंगा और प्रश्न बताने के बाद उसका जो सही आंसर है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर भी बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। देखिए एक प्रश्न तो यहीं पे कंप्लीट हो गया आपका कि सामंतवाद किससे बना है, तो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, भूमि का टुकड़ा, मीनार, चर्च, पोप। तो सामंतवाद जो कि एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ठीक है। अब जैसे मैंने ऑप्शन फर्स्ट ठीक बताया, ऐसे ही जो भी आपका राइट आंसर हो आपकी तरफ से आप वो कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन में बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है, ये तो ठीक है। दूसरा है, सामंतवादी व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था। तीसरा है, सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, ये भी ठीक है। फोर्थ है, कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे, ये भी ठीक है। ऑप्शन बच्चों इसका जो सेकंड है, सामंतवादी व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था, ये वाला गलत है। ठीक है, तो सामंतवाद के बारे में कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे कि कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव भी करना है। देखिए सबसे पहला, पादरी वर्ग। इस वर्ग में चर्च के पोप आदि सम्मिलित थे, यानी कि इस वर्ग में चर्च और जो पोप हैं, ये जो धर्म उपदेश वाले लोग होते हैं, ये इसमें सम्मिलित थे। ठीक है। दूसरा है अभिजात वर्ग। इस वर्ग में सामंत, जमींदार और धनी व्यापारी वर्ग शामिल थे। तीसरा है कृषक वर्ग। इस वर्ग में किसान और मजदूर आदि शामिल थे। और चौथा वर्ग है, मतलब फिर फोर्थ कथन है कि पादरी वर्ग, राजा और लॉर्ड दोनों अभिजात के अधीन होते थे। ठीक है, अब इसमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सही विकल्प में ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही सही है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है कि पादरी वर्ग जो था वो राजा और लॉर्ड दोनों अभिजात के अधीन होते थे, ये गलत है। तो हमारे तीन कथन जो हैं वो ठीक हुए। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन थर्ड ठीक है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो फ्रांसीसी पादरी हुआ करते थे ये किस अवधारणा में विश्वास रखते थे? ऑप्शन फर्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर तीन वर्गों में किसी एक वर्ग का सदस्य होता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो वो अपने कार्य के आधार पर तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता था। दूसरा, यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते थे, दूसरे लड़ते थे और शेष अन्य कार्य करते थे। प्रार्थना करने वाले
पादरी वर्ग में चले जाएंगे, लड़ने वाले अभिजात और सैनिक वर्ग में, और जो शेष अन्य कार्य करते थे वो कृषक वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा है समाज मुख्य रूप से पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग से बनाया गया था। ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो फ्रांसीसी पादरी जो थे वो उपरोक्त सभी अवधारणाओं में विश्वास रखते थे, ये इनकी अवधारणा थी। ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पादरियों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला, पादरी जो हुआ करते थे ये रविवार के दिन गांव में धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना भी करते थे। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये भी धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें भी होती थीं। और तीसरा है उपरोक्त सभी, तो पादरियों की विशेषताओं के बारे में उपरोक्त सभी यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी सही हैं, यानी कि ये तीनों ही तीनों जो पादरी हुआ करते थे इनकी विशेषताएं थीं। ठीक है। आई होप अभी तक के ये जो 5 प्रश्न हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने इस लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, पादरियों के आय के स्रोतों को पढ़िए और उनके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। देखिए पहला है, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। अब ये जो कर लिया जाता था इसे टीथ कहते थे। ठीक है। क्या कहते थे? टीथ कहते थे। अब देखिए यहाँ पे ये जो अमीरों द्वारा वाला ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का स्रोत होता था। ये 2 ऑप्शन है इसी में। ठीक है। और यहाँ पे ये 2 की जगह तीसरा है कि पादरी हमेशा उपदेश देने के अलावा युद्ध में भी भाग लेते थे जिससे राजा द्वारा आर्थिक सहायता इन्हें दी जाती थी। अब इन तीनों में से हमें जो सही विकल्प है उसे चुनना है। तो देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन 2 पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन 3 पहला और तीसरा सही है। और ऑप्शन 4 सेकंड एंड थर्ड ठीक है। अब इसमें से सही विकल्प जो होगा वो है आपका ऑप्शन 1 है। ऑप्शन जो है आपका 2 वाला सही है कि इसमें पहला और जो दूसरा कथन है ये आपका सही है। मतलब कि जो ऑप्शन 3 है ये वाला, पादरी वर्ग हमेशा उपदेश देने के अलावा युद्ध में भी भाग लेते थे जिससे राजा द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे एकांत सादगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे, उन्हें डैश कहते थे जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर रहते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? एबी, मोनेस्ट्री, मठ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि इन्हें एबी भी कहा जाता था, मोनेस्ट्री भी और मठ भी। ये तीनों एक ही नाम है उनके। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ये तीनों जो हैं एबी, मोनेस्ट्री और मठ, ये तीनों एक ही हैं यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भिक्षुओं की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला, ये आम आदमी से बहुत दूर मठों में रहते थे, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था। सही है। दूसरा है, भिक्षु अपना सारा जीवन आबे, याद रखना, आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रमों में लगाने का व्रत लेते थे, यानी कि शपथ लेते थे। तीसरा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग औबे बने हुए थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ, यानी कि जो महिला और पुरुष हुआ करते थे, जो पादरी इसमें भिक्षु में शामिल होते थे, जो भिक्षु बनते थे, ये भी विवाह नहीं कर सकते थे।
और उपरोक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन है कि भिक्षुओं की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन 4 जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर बनता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को डैश कहा जाता, पुरुषों को डैश तथा स्त्रियों को क्या कहा जाता था। मतलब कि पादरी कार्य जो होते थे इनके विपरीत जो भिक्षु की जिंदगी होती थी वो पुरुष और स्त्रियां दोनों ही जी सकते थे। इन्हें क्या कहते थे, मोक तथा नन, मोक तथा टीथ, एबी तथा नन, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों को मोक कहा जाता था और स्त्रियों को नन कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें डैश कहते थे, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, मोक, फ्रायर, नन या एवी। तो इसका सही आंसर है ऐसे 13वीं सदी में भिक्षु के उस समूह को फ्रायर कहा जाता था। ये लोग ऐसे थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अभिजात वर्ग के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, देखिए पहला है यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण हुआ करता था। यह वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था, यानी कि अभिजात वर्ग का विकास वेस्लेज नामक प्रथा के कारण हुआ था। दूसरा है कि बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन हुआ करते थे, जबकि कृषक वर्ग इन बड़े बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग के अधीन होते थे। तीसरा है अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और आपस में वचनबद्ध होते थे और उपरोक्त सभी। तो अभिजात वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे उपरोक्त सभी जितनी भी बताई गई हैं ये तीनों ही विशेषताएं अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में सही हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, अभिजात वर्ग के बारे में कौन सा कथन सही था। अब उनकी जो कुछ खास विशेषताएं होती हैं उनके बारे में ये प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहली है कि अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी, इनकी अपनी संपदा और स्थायी तौर पर नियंत्रण होता था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे और उनके पास अपनी सामंती सेना भी हुआ करती थी। तीसरा, वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी खुद की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में ये उपरोक्त सभी जो कथन हैं वो यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी होते थे। उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चरागाह और उनके असामी कृषकों का घर खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। यह कथन किससे संबंधित है, लॉर्ड, पादरी वर्ग, कृषक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जिनका घर मेनर कहलाता था यह कथन लॉर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, लॉर्ड से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखिए इस प्रश्न पे मैंने कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में प्राय युद्ध होते रहते थे जिससे इस नए वर्ग को बढ़ावा दिया गया। ये बहुत ही कुशल घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे जो लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते थे। यह कथन किससे संबंधित है, नाइट, सेनेट, लॉर्ड या फिर कृषक। तो ये कथन जो है वो नाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाइट से। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्यूबेनिक यानी कि जो प्लेग नामक बीमारी हुई थी
ये कब शुरू हुई थी और कब तक चली थी? 1356 से 68, 1347 से 50, 1356 से 1678, 1367 से 1699। तो जो प्लेग नामक बीमारी हुई थी ये 1347 से 1350 यानी कि लगभग 3 साल तक रही थी, जिसमें लाखों लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तीसरे वर्ग की विशेषता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, यह वर्ग किसान यानी कि स्वतंत्र और जो कृषिदास थे इस वर्ग से जुड़ा हुआ था। यह वर्ग एक विशाल समूह था जो पहले 2 वर्ग यानी कि पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करता था। तीसरा है ए और बी दोनों, और फोर्थ है कृषक और अभिजात दोनों ही एक ही हैसियत के हुआ करते थे। ये गलत है। तो तीसरे वर्ग की जो विशेषता है वो पहली और दूसरी है, तो ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो नाइट्स की विशेषताएं हुआ करते थे उसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी देता था। दूसरा, वह अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव करने का अभ्यास करते थे। तीसरी विशेषता है, नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन उसकी जो सर्वप्रथम निष्ठा थी वो अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। यदि उसका लॉर्ड जो था वो चाहे अगर आज्ञा देता है तो नाइट दूसरे लॉर्ड को भी अपनी सेवा प्रदान कर सकता था। अब इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सेकंड है पहला और तीसरा सही है, और ऑप्शन तीसरा है दूसरा और तीसरा सही है, और ऑप्शन फोर्थ है पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ही कथन सही है। तो इस संबंध में जो ऑप्शन फोर्थ है पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो नाइट्स की विशेषताओं के बारे में ये जो तीनों कथन लिखे गए हैं ये सभी के सभी सही हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा के द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष जो कर होता था इसे क्या कहा जाता था? राजा के द्वारा कृषक पर जो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता था उसे क्या कहते थे? टैली, टीथ, एवी या मोक? तो राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टैली कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? टैली कहा जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र कृषकों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, हमें उसका चयन करना है। तो सबसे पहला, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। ठीक है, दूसरा है, कृषकों के परिवार लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे, और इस श्रम से होने वाला जो भी उत्पादन होता था इसे श्रम अधिशेष कहते थे। ये प्रश्न अलग से भी बनेगा कि श्रम अधिशेष जो था ये किससे संबंधित था? तो ये कृषकों के द्वारा लॉर्ड की जागीरों पर जाकर जो काम किया करते थे। ठीक है, एक सप्ताह में 3 दिन या फिर उससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे, और जो इससे उत्पादन होता था उसे ही श्रम अधिशेष कहते थे, जो कि सीधा लॉर्ड के पास जाता था। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है, खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे और लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूर से रस निकालकर मदिरा भी तैयार करते थे। तो स्वतंत्र कृषकों के बारे में उपरोक्त सभी जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, स्वतंत्र कृषकों के बारे में ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब ये कृषिदास के बारे में। कृषिदास के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, वे उन भूखंडों पर ही कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के भूस्वामित्व में होती थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना उसकी जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। दूसरा है, सर्फ केवल यानी कि कृषिदास
ये केवल लॉर्ड की चक्की में ही मतलब अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे। उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवान मदिरा और बियर तैयार, ये मतलब अभी करंट लैंग्वेज में बियर तैयार कर सकते थे। तीसरा है, लॉर्ड यह तय करता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए जो लॉर्ड होता था वो इन कृषकों से शुल्क यानी कि कर लेता था। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं कृषि दास के बारे में। अब हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प देखिए, पहला है ऑप्शन फर्स्ट है कि पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सेकंड है दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा तीसरा सही है और ऑप्शन फोर्थ है पहला और तीसरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन थर्ड कि पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन जो हैं कृषि दास के बारे में, ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही है। श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, नए नगरों में आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी होता था, सही है। दूसरा है, प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित होता था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। और तीसरा ऑप्शन है, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग हुआ करता था और उपरोक्त सभी। तो श्रेणी से संबंधित ये तीनों ही कथन जो हैं वो सही है। श्रेणी से संबंधित ये तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए थे। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला बदलाव, लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का प्रयोग होने लगा था और कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा था। दूसरा है, पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर रखा जाने लगा था और जो घोड़े के खुर हुआ करते थे अब लोहे की नाल का उनमें प्रयोग किया जाने लगा। तीसरा ऑप्शन है, संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। और फोर्थ है कि 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग किया जाने लगा, जिससे कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और भोजन की उपलब्धता थी वो भी काफ़ी दुगनी हो गई। तो 11वीं सदी तक यूरोप में ये विभिन्न बदलाव हुए थे। अब इसमें से सही विकल्प कौन सा है हमें उसे चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी कथन सही हैं। दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा और चौथा कथन सही है। और तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ही कथन सही हैं। और ऑप्शन फोर्थ है पहला दूसरा और चौथा, ये 3 कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन जो हैं ये 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में जो बदलाव हुए थे उसके बारे में ये चारों के चारों कथन सही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए है क्वेश्चन नंबर 22 है, 14वीं शताब्दी में हुए बदलाव के बारे में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित हुआ और ऑस्ट्रिया व सर्बिया यहाँ पर चांदी की खानों जो खान थी उनमें उत्पादन में कमी आई। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन जो थे वो काफ़ी कम पड़ गए थे तथा 1315 और 17 में यूरोप में एक भयंकर अकाल पड़ गया था और 1320 में अनेक पशुओं की इस अकाल से मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, जल पोतों के साथ में चूहे भी आए जो कि प्लेग जैसी महामारी लेकर आए और लाखों लोग इस प्लेग महामारी का संक्रमण हुए और उनकी मृत्यु हो गई। फोर्थ ऑप्शन है, अभिजात वर्ग की जगह अब नाइट ने ले ली थी। तो इसमें से जो सही विकल्प है हमें उसका चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है,
पहला, दूसरा और चौथा सही है और पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो इसका जो सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कथन सही हैं। जो ऑप्शन 4 है अभिजात वर्गीय जगह अब नाइट वर्गीय ने ले ली थी 14वीं शताब्दी में, ये गलत है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि 14वीं शताब्दी में पर्यावरण में जो बदलाव हुए थे, ठीक है, उसके बारे में कथनों को पढ़िए और जो सही है उसका चयन कीजिए। तो देखिए 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान अब ठंडे ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था, ये कथन सही है। दूसरा है पैदावार के जो मौसम थे वो छोटे होने लगे, तूफानों व सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए थे जिससे सरकार को करों में आमदनी हुई। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है 1315-1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा और 1320 में अनेक पशुओं की मौत हो गई। तो देखिए पर्यावरण से यहाँ से पूछा गया, यानी कि जलवायु वगैरह हो जाएगा। अब देखिए अकाल और पशुओं की मौत ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है ए और बी दोनों, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला और दूसरा जो कथन है ये आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें देखिए कैथीड्रल, जो कैथीड्रल नगर थे, इनके बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला, 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का निर्माण शुरू होने लगा था, सही है। दूसरा, कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया। जब उसका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे छोटे नगर भी विकसित होने लगे। ठीक है, तीसरा कथन है कैथीड्रल नगर जो थे वो इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली जो घंटियां थीं उनकी आवाज़ भी दूर दूर तक लोगों को सुनाई पड़ सके। तो कैथीड्रल नगर के बारे में ये 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन तीनों कथन से संबंधित जो सही ऑप्शन है मैं उसका चयन करना है, सही विकल्प का। ऑप्शन फर्स्ट पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सेकंड पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन फोर्थ पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन फोर्थ जो है पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 24 के कैथीड्रल नगर के बारे में ये तीनों ही कथन जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो फ्रांस में कैथीड्रल नगर थे इनका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1100, 1200, 1110 या फिर 1010 में? तो इसका सही आंसर है 1100 में, मतलब सन 1100 ईस्वी कह लीजिए, फ्रांस में कैथीड्रल नगरों का निर्माण शुरू होने लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। अब आगे देखिए हमारा ये आखिरी प्रश्न है, उसके बाद ये जो प्रश्न जो आज का लाइव सेशन है, आज का जो वीडियो है वो 2 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन है पहले तो 11वीं सदी में नए शहर जो थे वो किस प्रकार उदय हुए, यानी कि क्रम बताइए। क्रम के बारे में कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो देखिए जब कृषि का विस्तार हुआ और अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई तो नगर जो थे वो धीरे धीरे बसने लगे। दूसरा, जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई, ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ पर ये अपने खाद्यान्न को बेच सकें। तो ऐसी ही एक ज़रूरत ने मियाती हॉट मेलों को बढ़ावा दिया, यानी कि छोटे छोटे विपणन केंद्रों का विकास होना शुरू हुआ। फिर है कि धीरे धीरे नगर, चौक, सड़कें जहाँ पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें और एक कार्यालय खोल सकें जहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें, दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास
बड़े दुर्गों, विशपों की जागीरों और बड़े बड़े चर्चों की तरफ भी होने लगा था और उपरोक्त सभी। तो नए शहरों का जो विकास था 11वीं सदी में कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ था। तो ये आपके तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ बच्चों कि आज का ये लाइव सेशन, आज की इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको समझ में आए होंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज और मतलब ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर नहीं किया है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जान सकें। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।